तो yesterday we have seen the observations of Rutherford's model of atom, है ना? कल हमने Rutherford model of atom के observations देखे थे कि when Rutherford bombarded the alpha particles on a very thin gold foil, he observed 3 observations in his experiment. During his experiment, what were the observations? कि जो ज्यादातर जो alpha particles थे वो एकदम straight pass हो रहे थे. Most of the alpha particles pass straight. Most of the alpha particles were passing straight, and some of the alpha particles were deflected by small angles. Some of the alpha particles were deflected by small angles, and very few alpha particles bounce back या फिर rebound हो गए थे, bounce back हो गए थे 180 डिग्री पर. ये हम कल की क्लास में इसके ऑब्जर्वेशंस हम पढ़ चुके थे. Understood? Now we are trying to see what are the conclusions of 3 observations. I hope आप सभी बच्चों को ये observation समझ में आ गई होंगी. Easy सी observation है. I hope आप सभी को समझ में आ गई होंगी. Once again अगर इसको quickly इसको revise करें तो क्या observations थी कि सबसे पहले observation थी कि ज्यादातर जो alpha particles थे सीधे निकल रहे थे without any deflection. कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो रिबाउंड हो रहे थे या फिर जो है एक तरह से 180 डिग्री पर रिबाउंस हो रहे थे. These were the observations. तो जो अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल रहे थे ना, तो आप ये वाली कंडीशन देख सकते हैं बेटा. जिस कंडीशन को मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर टिक मार्क किया है ना, इस कंडीशन को देखें आप. इस कंडीशन में वो जो अल्फा पार्टिकल है, इट पासेस वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत दूर से निकल गया, इसलिए वो सीधा सीधा निकल गया, है ना. कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए थे अपने एंगल से, है ना. थोड़े से जिस रास्ते पे जा रहे थे उससे थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए थे, है ना. क्यों गए थे? बिकॉज वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो न्यूक्लियस के थोड़ा पास से गुजर रहे थे ना. दे आर पासिंग स्लाइटली नियर टू द न्यूक्लियस. और जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के एकदम सीध में थे, बिल्कुल न्यूक्लियस के जो सीध में थे, वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे, उन अल्फा पार्टिकल्स का क्या होता है बेटा, है ना, वो अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हो गए थे. क्या हो गए थे? रिबाउंस हो गए थे. Okay, students. So these were the observations that we have seen in yesterday's class. Let's see what are the conclusions of these. Observations. ये observations जो थी, इनके conclusions क्या निकले, result क्या निकला था. Conclusion का मतलब क्या होता है? Result. Okay, so let's see what are the conclusions of the Rutherford's experiment. जो Rutherford experiment था उसके observations की conclusion क्या थी और क्या उसके जो है result था. देखिए आप, if you see, most of the space between an atom is empty. Atom के अंदर ज्यादातर space कैसा होता है बच्चों? Empty होता है ना. अगर आप एटम का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और उसके न्यूक्लियस के बाद में जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसके बीच में जितना भी जगह होता है, जितना भी स्पेस होता है, वो सभी स्पेस कैसा होता है बच्चों? बिल्कुल खाली होता है ना, बिल्कुल एम्प्टी होता है. रिगार्डिंग माय पॉइंट. Yes, so yesterday we have discussed the Rutherford's experiment, and we have discussed the observations of Rutherford. Today we will see what are the results of those observations. जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए. अब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे क्यों निकले? क्या रीजन था उसका? ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे इसलिए निकले बच्चों क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी. एटम के अंदर ज्यादातर जो स्पेस है वो कैसा है बच्चों? एम्प्टी है, एकदम खाली है. Are you getting my point? This is the first conclusion. क्या है? पहला conclusion है according to the Rutherford's experiment. What is the other conclusion? और दूसरा क्या है? देखो आप, the atom had a small nucleus having positive charge. The atom had a small nucleus having positive charge. That means देखो आपने second observation क्या पढ़ा था? What was the second observation? Second observation ये था कि कुछ alpha particles क्या हो गए थे?
पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए थे ना, इसका मतलब एटम के सेंटर में कहीं ना कहीं कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। विच चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, है ना। तो इस पॉइंट से क्लियर हो जाता है, क्योंकि एटम के अंदर कहीं ना कहीं जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थे स्मॉल एंगल से, दैट्स व्हाई इट कंटेन्स समहाउ सम पॉजिटिव चार्ज। हाँ, इट कंटेन्स समहाउ सम पॉजिटिव चार्ज, है ना। तभी तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है डिफ्लेक्ट हो गए थे। नाउ सी सम स्टूडेंट्स आर स्टिल एंटरिंग द क्लास, है ना। तो इफ यू विल एंटर द क्लास लेट, अटेंडेंस विल नॉट बी डन। भावांश, दुष्यंत, जयश्री और अभी जो है कार्तिक शर्मा, इफ सम स्टूडेंट्स आर एंटरिंग द क्लास लेट, द अटेंडेंस विल नॉट बी डन। अटेंड द क्लास एट टाइम, है ना। जो 11:20 का टाइम है, 11:20 तक आप एंटर कर जाए क्लास में। 11:20 या फिर 11:25 तक आप क्लास में एंट्री कर लें, तभी आपकी अटेंडेंस इंक्लूड होगी। अगर आप लेट इस तरह से बार बार क्लास में लेट एंट्री करेंगे तो अटेंडेंस विल नॉट बी देयर। सो सेकंड ऑब्जर्वेशन से हमने जो सेकंड रिजल्ट निकाला था अभी, ये था क्योंकि अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए थे, इसीलिए इसका मतलब ये है कि एटम में कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ना। और पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे। एंड व्हाट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है बच्चों। व्हाई इज इट सो, ये कैसे पता लगा, हमने देखा था कि कोई बहुत बहुत कम अल्फा पार्टिकल, यानी कि आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल ओनली 1 अल्फा पार्टिकल वाज रीबाउंडेड। 12,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ही रीबाउंड हुआ था। तो यहां से हमें क्लियरली ये पता लगता है कि जो पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट है वो बहुत ही कम जगह पर, यानी कि बहुत ही छोटी सी जगह पर सीमित है। द साइज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द एटम। एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस की साइज क्या है, बहुत स्मॉल है। तभी तो 12,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ही तो था जो सीधा जाके न्यूक्लियस से टकरा गया था। अगर न्यूक्लियस बड़ा होता, अगर न्यूक्लियस की साइज बहुत ज्यादा होती तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है न्यूक्लियस से टकरा जाते, है ना। लेकिन जो है एक ही अल्फा पार्टिकल, 12,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ही टकराया। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है या जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, वो बहुत ही क्या है, बहुत ही लिमिटेड या बहुत ही जो है छोटे साइज में प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सही बच्चों के पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारी थी ऑब्जर्वेशन और ये थे हमारे रिजल्ट। I hope the observations and the conclusion or the result of the Rutherford's experiment is clear to all of you. This is very very important with respect to exams point of view. है ना, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशंस आल्सो एंड द रिजल्ट आल्सो। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ अकॉर्डिंग टू हिज कंक्लूजंस। अब देखो रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या किया, रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद में उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख ली। कितनी ऑब्जर्वेशंस थी रदरफोर्ड की, 3 ऑब्जर्वेशंस थी। रदरफोर्ड ने तीनों ऑब्जर्वेशंस लिख ली। अब उन तीनों ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर क्या निकाला, 3 रिजल्ट निकाले, वो भी हमने चेक कर लिया। तीनों रिजल्ट जो है हमने अच्छी तरह से समझ लिए हैं। नाउ अपना जो रिजल्ट उसने कंक्लूड किया है, जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है, उसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने भी अपना एक एटम का मॉडल बनाया। अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो उसका रिजल्ट अचीव किया उसने, उस रिजल्ट को अचीव करने के बेसिस पर रदरफोर्ड ने भी अपने, मतलब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम कैसा हो सकता है, उसने भी एक एटॉमिक मॉडल बनाया। ठीक है, रिगार्डिंग माय पॉइंट, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग मॉडल जो है एटम किस किस तरीके का हो सकता है, रदरफोर्ड ने भी अपना जो है एटॉमिक मॉडल बनाया। रिगार्डिंग माय पॉइंट, हाँ जी। तो क्या कैसा रदर, जैसे थॉमसन ने अपना जो है एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था, उसी तरह से रदरफोर्ड ने भी अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कैसा था एटॉमिक एटम, ऑल ऑफ यू सी, आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम व्हिच आई एम हाइलाइटिंग, ऑल ऑफ यू सी दिस डायग्राम, है ना, व्हिच आई एम हाइलाइटिंग। आप सभी डायग्राम दिख रहा है बेटा आप सभी को, ये कैन यू सी दिस डायग्राम, यस। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग
एटम जो है कुछ इस तरीके का है। कैसा है मतलब देखो रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला था कि एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ना। तो देखो एटम, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने भी हाईलाइट किया है, मैं अगेन इसको हाईलाइट कर देता हूं, आप ध्यान से देखें। इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। इस स्ट्रक्चर के सेंटर में देखो, मुझे बताओ ये न्यूक्लियस है या नहीं है? यस, इट इज न्यूक्लियस। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस? पॉजिटिव। व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और रदरफोर्ड ने साथ साथ में क्या कहा कि जो एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो जो है पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको दिख रहा है ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको नेगेटिव पार्टिकल्स दिख रहे हैं। दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द एटम। एंड व्हाट इज द नेगेटिव चार्ज डूइंग? इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, या सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी के? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और जो एटम का जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कंटिन्यूसली जो है पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है। सो दिस वाज द एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। आपको थॉमसन का एटॉमिक मॉडल याद होगा, है ना? आपको थॉमसन का एटॉमिक मॉडल याद होगा। थॉमसन ने कैसा एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था, है ना? आप सभी को याद रखना है, और उसी मॉडल को अपने अपने जो है इमेजिनेशन में एक बार दोनों मॉडल्स को कंपेयर करो, है ना? दोनों मॉडल्स को कंपेयर करें। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एटॉमिक मॉडल गिवन बाय थॉमसन एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एटॉमिक मॉडल गिवन बाय रदरफोर्ड। दोनों साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग रदरफोर्ड अपने अपने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किए। ज्यादा बेटर मॉडल कौन सा समझ में आ रहा है आपको? ज्यादा एक्चुअल में जो एटम है उसके ज्यादा क्लोज मॉडल कौन सा है? थॉमसन का मॉडल ज्यादा क्लोज है, या फिर रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो ज्यादा क्लोज है बच्चों, है ना? विच मॉडल इज मच क्लोजर टू द एक्चुअल एटॉमिक मॉडल? जो एक्चुअल में जो एटम होता है उसके ज्यादा क्लोज कौन सा है? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्लियर है, क्लोज है, या फिर जो रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था दैट इज मच क्लोजर? Yes, students. So Rutherford's model of atom is much closer to the actual atomic model, है ना? क्योंकि एक्चुअल के एटॉमिक मॉडल में हम देखेंगे तो उसके भी सेंटर में क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, बिल्कुल है, और जो उसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो रदरफोर्ड ने यही बात बोली थी, लेकिन कुछ कमियां थी जो रदरफोर्ड जो है उनको कवर नहीं कर पाया। व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम? लेट्स सी व्हाट वर द ड्रॉबैक्स of Rutherford's model of atom. Yes, all of you see, students. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration, and during acceleration the charged particle would radiate energy. So the revolving electron would lose energy and fall into the nucleus, and the atom would be unstable. We know that atoms are stable. Now what is the meaning of these lines? These are the defects we can say, ना? Defects मतलब क्या है? रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां आ गई। देखो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, रदरफोर्ड परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट, और आफ्टर परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट ही गिव हिज एटॉमिक मॉडल, but there were certain points which were not explained by the Rutherford model of atom, due to which ये जो atomic model था was not I will say ज्यादातर लोगों ने इसको नहीं माना। एटम इस तरह के होते हैं, ज्यादातर लोगों ने नहीं माना, और इसके अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स जो है एक तरह से जो है एक्सप्लेन किए, जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना। रदरफोर्ड नॉट एबल टू क्लियर सम डिफेक्ट्स इन हिज एटॉमिक मॉडल। क्या डिफेक्ट्स थे? कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एक चार्ज पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, जब एक चार्ज पार्टिकल जो है एक दूसरे चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन या फिर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, ठीक है। तो जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जब एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के अराउंड जब इस तरह से कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. Acceleration will be produced in the charged particle which is revolving around another charged particle. Are you getting my point? और जब वो इस तरह से रिवॉल्व होगा, जब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के कारण वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, अपने में से कुछ एनर्जी लूज कर देगा. और जब अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो धीरे धीरे उसका जो पाथ है, उसका जो रेडियस है वो कम होते जाएगा और फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों ना, यू कैन सी इन दिस डायग्राम आल्सो. जैसे कि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, न्यूक्लियस है. तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करेंगे तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. और जब एक्सेलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल होगा उसमें से क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है. वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करता रहेगा क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. When it will lose its energy, it will not able to maintain its actual path. जिस पाथ पे वो चल रहा है उस पाथ को मेंटेन नहीं कर पाएगा. उस सर्कुलर पाथ का जो है रेडियस धीरे धीरे क्या होता जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा. जो उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. तो फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज से अट्रैक्ट होगा, वो धीरे धीरे जाकर कहाँ गिर जाएगा, प्रोटॉन के अंदर जाकर गिर जाएगा. जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, देखो, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो वो धीरे धीरे जो उसका रेडियस कम होते जाएगा और वो जो है नेगेटिव जो चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर इस तरह जाकर गिर जाएगा. तो जब इलेक्ट्रॉन जाकर न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम बचेगा ही नहीं. और जब एटम बचेगा ही नहीं तो रदरफोर्ड का थ्योरी अपने आप ही फेल हो गई. उसने एटम की स्टेबिलिटी समझा ही नहीं पाया. द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एटम बहुत ज्यादा अनस्टेबल है ना, लेकिन हमें पता है कि बच्चों एटम बहुत स्टेबल होता है. एटम ही कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एटम से कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं. जितने भी हमारे आसपास जितने भी हम मैटर देख रहे हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, टेबल हो, चेयर हो, कुछ भी हो, सभी के अंदर कहीं ना कहीं एटम प्रेजेंट है. अगर एटम अनस्टेबल होता तो हमारे आसपास जो भी चीजें हम देख रहे हैं हमें वो चीजें नहीं दिखाई देती या फिर वो होती नहीं, प्रेजेंट ही नहीं होती. लेकिन हमें पता है कि एटम स्टेबल है, तो इसीलिए रदरफोर्ड इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो चार्ज पार्टिकल है जब न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो एटम स्टेबल कैसे होगा. इसके अगेंस्ट रदरफोर्ड कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इसलिए रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है एक तरह से क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया. इतना फेमस एक्सपेरिमेंट, इतना जो फेमस एक्सपेरिमेंट है और जो अभी भी इसको बहुत सालों पहले, आज से है ना 100-200 ईयर्स पहले इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, लेकिन अभी भी हम इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं, है ना. मैंने भी अपनी 9th क्लास में इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था बच्चों, और आप भी अपनी 9th क्लास में इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं. आगे आने वाली जनरेशंस भी इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ रही है ना. तो डेट मीन्स इतना जो फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसके फेल होने के पीछे सबसे मेन रीजन ये था कि जो रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है एटम स्टेबल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि एटम स्टेबल है. दैट्स व्हाई वी डू नॉट फॉलो द मॉडल ऑफ एटम दैट इज गिवन बाय द रदरफोर्ड. रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो एटम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जैसा मैं आपको स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूं ना. रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम इस तरीके का दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में जो एटम होता है वो इस तरीके का नहीं होता है. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं बच्चों, ना कि जो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं. जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आएंगे, जो हम नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, दैट वाज गिवन बाय नील्स बोर एंड नील्स बोर ने जो एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, दैट वी विल सी दैट इज द मॉडल दैट वी आर स्टडीइंग टुडे आल्सो, है ना. आज भी जो हम जिस मॉडल को एक्सेप्ट किया है सब लोगों ने, साइंस ने जिस एटम के मॉडल को जो एक्सेप्ट किया है, सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेंस जिस मॉडल ने जो है एक तरह से पाई है वो कौन सा है, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल. दैट वी विल डिस्कस आफ्टर द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम.
ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, सभी को टॉपिक क्लियर हो गया होगा।